नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहले तो देखो, बहुत ही बड़ी जो नियमावली को लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको इस बार से और अगली बार से आपको देखने को मिलेगा वो चीजें। उसके अलावा जो 2022-23 SC/ST की स्कॉलरशिप है जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे, उसको लेकर भी इसमें हम लोग कुछ अपडेट्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉबेबल टाइम कब है, कब आपको छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जैसे ये सवाल हो गए। उसके अलावा पिछली वीडियोस के आप लोगों के कुछ डाउट्स मैं लगातार देख पा रहा हूँ। इनकम सर्टिफिकेट वाला जो मैंने बताया था, आधार कार्ड वाला, जो दो चीजें मैंने आपको बताई थी, उसको लेकर आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी। सारी चीजें आपको लाइन से प्रॉपर समझाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, पोर्टल खुलने को लेकर भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दूंगा। पोर्टल कब से खुलेगा वो भी आपको एक जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो। आप मुझे, आप में से ही एक हूं, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको अपडेट्स भी यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे सही, जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगा और आपको वहीं कलम से सारी चीज समझाऊंगा भी, और आपको साथ में न्यूज पढ़ने को भी मिलेगी। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, ये अमर उजाला की तरफ से न्यूज। आपने ऑलरेडी अगर अखबार पढ़ते हो तो अखबार में आपको यही चीज आपको सुबह ही देखने को मिल गई होगी। ये उन्हीं की वेबसाइट पर जो न्यूज शेयर हुई है, लखनऊ का जो सेक्शन है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। डेट और टाइम आपको दिखाता हूँ ताकि आप में से बहुत लोग होते हैं जो इनको बिलीव नहीं होता। मंडे 21 अगस्त 9:30 बजे, यानी आज सुबह 9:30 बजे यहाँ पर ये आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है हेडिंग में आप लोग पढ़ सकते हो। अगले साल से शुल्क भरपाई को बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, छात्रवृत्ति की नई नियमावली तैयार, जल्द होगी जारी। ये आपने हेडिंग यहाँ पर पढ़ लिया जो हेडलाइन है। अब यहाँ पर बायोमेट्रिक हाजिरी का मतलब आप लोग समझ लीजिए होता क्या है। बायोमेट्रिक हाजिरी मतलब जब आप कॉलेज जाते हो, अभी क्या होता है, अगर रजिस्टर के थ्रू आप में से अटेंडेंस लगता होगा, कई लोगों के कॉलेज में अटेंडेंस बायोमेट्रिक भी लगता होगा, तो वो लोग तो जानते होंगे। लेकिन कई लोगों के कॉलेज में जो है कि टीचर जो है वो अटेंडेंस आपका उसमें लगा रहा है, रजिस्टर में लगा रहा है, तो वो चीज़ नहीं। बायोमेट्रिक हाजिरी का मतलब वहाँ पर एक मशीन होगी, आप उसमें अंगूठा लगा के आपकी अटेंडेंस जो है कि रजिस्टर होगी। डेली आप जाओगे, आप अंगूठा लगाओगे और आपकी अटेंडेंस रजिस्टर होगी, वो वाली होगी। इसका ये इसलिए कर रहे हैं बायोमेट्रिक हाजिरी क्योंकि जो घोटाले छात्रवृत्ति में हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। बेसिकली आपको मालूम होगा कि फिंगरप्रिंट हर इंसान का अलग अलग होता है। तो अगर मान लो किसी का, आपका मान लो सोहन नाम है, अगर आपका फिंगरप्रिंट, आप जाओगे कॉलेज तभी आप लगा पाओगे, अगर आप नहीं गए तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। और ये डेली रजिस्टर होता रहेगा, इसमें क्या होगा, छेड़छाड़ होने के चांसेस नहीं है। तो जिसकी 75% के ऊपर अटेंडेंस होगी उसी को छात्रवृत्ति मिलेगी। ये अगले साल से होगा, ये इस साल से नहीं है। तो ये तो हो गया हेडलाइन और बायोमेट्रिक का मतलब। अब क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो आप लोग ध्यान से यहाँ पर पढ़ते रहिए कि अगले साल से शुल्क भरपाई के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जो है अनिवार्य होगी। मतलब नेक्स्ट सेशन से होगा, 23-24 से नहीं होगा, 24-25 से होगा। छात्रवृत्ति की जो नई नियमावली है वो तैयार हो गई है, अगले सप्ताह जारी हो जाएगी। मतलब जो नियमावली है इस पे काम हो चुका है, ये अगले वीक जिसको जारी कर देंगे। उससे रिलेटेड मैं चीजें आपको बताऊंगा कि जो सारा डिले हो रहा है ये भी इसी का रीजन है, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं वो तो लेते हैं, आपको भी मालूम। छात्रवृत्ति एक कोर्स छोड़ एंट्रेंस के लिए दूसरे कोर्स में जाने पर छात्रवृत्ति बंद नहीं होगी। ये भी एक नियम में एक और बड़ा चेंज कर रहे हैं कि अगर आपने एक कोर्स में आप कर रहे हो, अगर आपने कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस के थ्रू दूसरे कॉलेज, दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो आपकी छात्रवृत्ति इस बार से अब ये नए नियमों के हिसाब से बंद नहीं करेंगे। मतलब इस बार तक क्या होता है, अगर आपने एंट्रेंस देके कोई और कोर्स में एडमिशन ले रहे हो एक को छोड़ के, तो आपको छात्रवृत्ति उस साल तो पर्टिकुलर नहीं मिलने वाली, पर उस नियम में भी ये लोग बदलाव कर रहे हैं। प्रदेश में अगले साल से छात्रवृत्ति शुल्क भरपाई के लिए न्यूनतम 75% बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। यह नियम इंटरमीडिएट से ऊपर, यानी कि अगर आप 11-12 स्कूल के मतलब बच्चों के लिए ये नियम नहीं है जो अभी मैंने बताया आपको। ये सारे जो उसके ऊपर के कोर्सेज होते हैं, 12वीं के बाद के कोर्सेज, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट UG PG वाले कोर्सेज होते हैं, उनके लिए सारी चीजें जो है कि अप्लीकेबल होंगी। साथ ही एक कोर्सेज बीच में छोड़कर सरकारी प्रवेश प्रक्रिया है, वही जो मैं बता रहा था आपको, एंट्रेंस के जरिए दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर जो है कि आपकी जो छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की सुविधा बंद नहीं होगी, वो बंद नहीं होगी, आपको मिल जाएगा अगर आपने दूसरा कोर्स में एडमिशन लिया तभी भी। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए जो नई नियमावली है वो तैयार कर ली गई है, जिसके अगले सप्ताह जारी होने की पूरी संभावना है। मतलब जो नियमावली है वो पूरी तरह से फाइनल हो गई है, नेक्स्ट वीक इसको जारी कर देंगे। इनकी जो वेबसाइट है और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको नियमावली पूरी डाल दूंगा। यूपी में देखिए वो सारी चीजें नियमावली लिखी हुई है कि 2.5 लाख तक और जितने को मिलती है, ये चीजें हम लोग नहीं देखेंगे, काम की चीजें हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। प्रस्तावित नियमावली में छात्रों की उपस्थिति पर काफी जोर दिया गया। वही मेन चीज इन्होंने जो सारा जोर दिया है वो बायोमेट्रिक वाला जो रूल है उसको दिया है। बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होने से वास्तविक छात्र ही योजना का लाभ ले पाएंगे, जो मैंने आपको चीजें समझाई। अनुमान है कि इससे हर साल करीब 10% बजट बच जाएगा। मतलब 10% इनका मानना है कि गलत लोग जो सच में कॉलेज नहीं जाते हैं, बेकार लोग होते हैं, जो डिजर्विंग लोग नहीं होते, उनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो जब से बायोमेट्रिक ला देंगे तो जो 10% लोग हैं जिनका जो बजट है वो बच जाएगा, 10% जो एक्स्ट्रा लोग पैसे ले रहे थे वो बच जाएगा।
इससे होगा क्या, ऐसे में कोई भी पात्र छात्र बजट के अभाव में भुगतान से वंचित नहीं रहेगा। मतलब जो बजट वाली समस्या, एटलीस्ट 10, उनका मानना है कि 10% रिजर्विंग लोग यानी जिनको सच में मिलनी चाहिए उनको मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। अभी तक लागू नियमों के तहत अगर कोई छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई बीच में छोड़कर स्नातक स्तर के ही किसी दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिल लेता है तो उसे न्यूनतम 1 साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। वही चीज जो मैंने बताया कि अगर आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाते हो तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती, वो भी ये लोग चेंज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भी देखो यहाँ पर इन्होंने अमर उजाला ने समझा दिया अच्छे से कि उदाहरण के तौर पर अगर बीएससी के किसी छात्र ने आईआईटी एनआईटी या एमबीबीएस में दाखिला लिया है, अगर आप बीएससी कर रहे हो उसके बाद आपने एंट्रेंस दिया, जेई दिया, या फिर आप जो एनआईटी या एमबीबीएस में किसी तरह से आप एंट्रेंस के थ्रू अगर आपका दाखिला होता है तो आपको जो छात्रवृत्ति है वो होती रहेगी, मतलब वो रुकेगी नहीं। इसमें शर्त यह है कि दूसरे पाठ्यक्रम में सरकार के स्तर से होने वाली प्रवेश परीक्षा के जरिए ही दाखिला लिया। मतलब शर्त इसमें एक ही है कि आप जो दूसरा कोर्स में एडमिशन ले रहे हो वो एडमिशन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होना चाहिए। मतलब अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो अगर बीएससी से तो आपका आईआईटी जेई के थ्रू ही होना चाहिए। मतलब आप जिस कोर्स में ट्रांसफर ले रहे हो वो आपका गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद आपको एडमिशन लोगे तो ही आपकी छात्रवृत्ति जारी रहेगी। मतलब ये एक चेंज था। और दूसरा एक बड़ा चेंज यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो जो है कि नैक या समकक्ष कक्षाओं से जो है कि ग्रेडिंग उसको मिली होनी चाहिए। नैक आप लोग बहुत लोग जानते हुए उसकी ग्रेडिंग जो है कि आपके कॉलेज को सर्टिफाइड होना चाहिए। नैक NACA होता है, इसकी ग्रेडिंग मिलती है कॉलेजेस को और जो यूनिवर्सिटी होती हैं तो वो आपका कॉलेज इसको सर्टिफाइड होना चाहिए। होते हैं मैक्सिमम कॉलेज, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सबका कॉलेज होता है इसमें मैक्सिमम लोगों का। और यहाँ पर क्या नियम में बदलाव कर रहे हैं, वित्त वर्ष की समाप्ति पर भी जो छात्रवृत्ति है उसकी देयता बनी रहेगी। एक ये बहुत बड़ा नियम में बदलाव ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूज है कि जनरली अभी तक क्या होता है 31 मार्च तक जिनको छात्रवृत्ति मिल पाती है उनको देते हैं। 1 अप्रैल से ये लोग बोल देते हैं कि नया सेशन आ गया तो पिछले की जो देनदारी है उसी में समाप्त हो जाती है, तो वो भी चेंज कर रहे हैं। रिजल्ट देर से आने या सत्र लेट होने का कोई विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए पोर्टल के बंद होने की प्रक्रिया में बदलाव होगा। अभी ये बदलाव क्या है ये आप लोग जानते हो, ये लोग बोल रहे हैं कि पूरे साल जो है पोर्टल खुला रहेगा। मतलब ये लोग उसको बंद नहीं करेंगे, एक बार जब खुलेगा तो खुला रहेगा। वित्त वर्ष की समाप्ति तक अगर किसी छात्र के डेटा के परीक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उसे अगले वित्त वर्ष में भी भुगतान हो सकेगा। ये बड़ा मतलब बदलाव है, बड़े सुकून की बात है कि अगले वित्त वर्ष में भी आपका भुगतान हो जाएगा। मान लो आपने 23-24 में आवेदन किया है, आपका फॉर्म लेट से वेरीफाई हुआ या कुछ भी हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि 23-24 का 24-25 में नहीं मिलेगा, उसमें भी मिलेगा। अभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भुगतान शासन से पुनः अनुमति मिलने पर ही हो सकता है। वही चीज बोल रहे हैं ये कि अभी तक जो नियम है वो ये है कि जो वित्त वर्ष समाप्त होने यानी 31 मार्च समाप्त होने के बाद पिछले सेशन का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा 1 अप्रैल के बाद, 31 मार्च के बाद, तो वो भी ये लोग बदलाव ला रहे हैं। इसके अलावा अभी देखो नियमों में भी जो क्या है, अभी नियम जो SC ST OBC जनरल तीनों के लिए जो स्कॉलरशिप के यूपी स्कॉलरशिप के नियम है वो अलग अलग है। मतलब आप तीनों का PDF डॉक्यूमेंट अलग अलग नियमावली है, उनके अलग अलग प्रॉपर नियम है। लेकिन इसमें भी ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि तीनों जो सारी जो कैटेगरीज है उनके लिए जो नियमावली वो लगभग एक सी हो जाए। एक बिल्कुल नहीं करेंगे पर एक सी उनमें कुछ सिमिलरिटी लाना चाहते हैं। देखो पढ़ ही सकते हो कि समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, समाज कल्याण विभाग और जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यानी कि माइनॉरिटी जो विभाग है छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत ऑनलाइन भुगतान करते हैं। इन विभागों की वरीयता सूची यानी कि जो प्रेफरेंस है या जो मेरिट बोल जो भी बोले तय करने के नियम यानी कि जो मेरिट लिस्ट, बेसिकली मेरिट लिस्ट का नियम बदल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जो बनाने का नियम है वो अलग अलग है। नई नियमावली में तीनों विभागों के नियमों में एक रूपता लाने के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। मतलब जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी सभी कैटेगरीज के लिए एक तरह का नियम ये लोग लाने वाले हैं। नई नियमावली पर विचार विमर्श हो चुका है, इसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। जो मंत्री हैं ये सारा इनका जो बयान था जो आपने ऊपर नियम देखा, ये जो असीम अरुण है जो समाज कल्याण के मंत्री हैं उनका बयान है, उन्होंने देखो बोला है। तो ये जो हो गया समराइज जो सारी न्यूज थी जो सारा नियमावली में चेंज था। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। पहली चीज की जो ये जो आप वेबसाइट पे आप देख रहे हो वी आर सॉरी करके या जो भी आपको आ रहा है उसका एक सॉलिड रीजन ये भी है कि अभी ये नियमावली है इस पे काम चल रहा है। अब सवाल यह था कि इतना टाइम कैसे लग गया, इतना टाइम इसलिए लग गया कि ये तीनों जो SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी सभी के जो नियमावली सभी पे काम कर रहे थे, इसलिए वो आप अगर नियमावली पढ़ोगे तो काफी ज्यादा पन्नों की है, 30-30 40-40 पेजेस की है नियमावली है, तो उन पे प्रॉपर काम कर रहे थे इसलिए इतना डिले हो चुका होगा। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि जो नियमावली वो फाइनल हो गई है, बस अगले वीक तक जारी हो जाएगी। इन्होंने अभी CM के पास जो हमारे मुख्यमंत्री उनको ये लोग नियमावली फाइनली मतलब साइन करने को देंगे कि सर ये चीजें हैं फाइनल कर दीजिए। उसके बाद ये जो नियमावली अगले वीक से जारी हो जाएगी। इससे आपको जानने को क्या मिलेगा, 2-3 चीजें यहाँ से हिंट मिली है, प्रॉपर तो नहीं मिली है। एक हिंट ये मिली जो वेबसाइट में वी आर सॉरी या जो भी देख रहे हो उसका जो मैटर है वो हो सकता है इस वीक तो नहीं नेक्स्ट वीक से प्रॉबेबल पूरे चांसेस हैं कि जैसे ये लोग वो नियमावली फाइनल करेंगे उसी टाइम पोर्टल भी खोल देंगे, क्योंकि ये नियमावली डायरेक्ट उस पोर्टल से खुलने से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि नियमावली में कुछ चीजें जैसे कि पोर्टल पूरा साल खुला रहेगा उस पर भी फैसला कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी आप लोग देख रहे हो कि 9वीं 10वीं के आवेदन अभी भी शुरू नहीं हुए हैं।
वो आवेदन शुरू होंगे, क्योंकि पोर्टल अभी नहीं खुला, वी आर सॉरी आ रहा है। तो वो भी हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही, जब नियमावली फाइनल होगी तभी पोर्टल भी खोलेंगे। दूसरी चीज आपने यहाँ पर न्यूज इस पूरी नियमावली में आपने एक चीज और देखी कि जो पोर्टल है वो पूरा साल खुला रहेगा। मतलब अगर आप देखोगे 9वीं 10वीं का 10 अगस्त से 10 अक्टूबर तक आप लोग देखोगे आवेदन करने को बोला गया है, लेकिन पोर्टल अभी तक नहीं खोला गया, 21 तारीख हो गई। तो उसमें एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर ये पोर्टल पूरा साल खुले रहेंगे तो अच्छी बात है, चलो 10-15 दिन का डिले हो रहा है, चलो इतना छोड़ सकते हैं उनको। अगर पोर्टल पूरा साल खुला रहेगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन का डिले हो गया है। तो अगर पोर्टल कम टाइम के लिए खोलते हैं, मान लो पूरा साल नहीं भी खोलते हैं, तो इनको भी पता है कि हमने 15 दिन तक पोर्टल नहीं खुला था, तो 15 दिन आगे ये लोग बढ़ा के देंगे, इतनी तो उनके पास भी मतलब कॉमन सेंस है। तो ये होगी ये वाली बात। अब SC ST की पेमेंट वाली बात भी बात कर लेते हैं कि 2022-23 की जिनकी पेमेंट होगी उनको लेकर क्या अपडेट है। उनको लेकर देखो सिंपल से अपडेट है, जैसा आप लोग को मालूम है सभी को कि जो वित्त विभाग के पास फाइल रुकी हुई है, मतलब कि जो पेमेंट है वो सारा बना के फाइल एक बना रखी है। जो वित्त विभाग यानी जो पेमेंट वेमेंट देखता है उत्तर प्रदेश सरकार का वो विभाग, उनके पास वो फाइल पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है कि इनको पैसा देना है, कैसे देना है, क्या करना है, इस पे बस एक फाइनल डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस वो सारा चीज जो है क्लियर होगा। अब इस पे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो CM जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं उनके पास ये नियमावली वाली फाइल जा रही है साइन करने के लिए कि ये नियम में चेंज करें। उसी टाइम हो सकता है कि ये जो आपका वित्त विभाग वाला पेमेंट वाला इशू है वो भी, उस पर भी डिसीजन ले लिया जाएगा एक ही साथ, उसी फाइल के साथ वो वाला चीज भी दिखा दिया जाएगा कि SC ST की इतनी पेमेंट बाकी है। पूरे चांसेस है कि उसी टाइम पे उसका भी डिसीजन ले लिया जाएगा। तो जो SC ST की बची पेमेंट है वो नेक्स्ट वीक तक हो सकता है, उस पर कोई ना कोई न्यूज या कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी, उसी टाइम पे डिसीजन ले लिया जाएगा। ये मेरा मतलब ये खुद का ओपिनियन है, जो ये न्यूज और सारी चीजें देख के मैंने आप लोग को बताया है। तो ये वाली चीज हो गई। अब पोर्टल आपने वो देख लिया कि कैसे कब से खुलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, पूरा चांस है नेक्स्ट वीक से खुलेगा। यहाँ पर एक दूसरा डाउट आप लोग को आता है कि छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है, वो मैंने आपको काफी टाइम बताया भी है कि आपके सामने जो वेबसाइट दिख रही है सरकारी अपडेट 247.com यानी 24x7.com, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको देखो इसको ओपन करते यूपी स्कॉलरशिप का सेक्शन ऊपर ही दिखाई दे जाएगा, इसको ओपन कर लेना। फॉर्म आपके सामने पहले नंबर पे ही यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 ये आपको दिख जाएगा, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। कैटेगरी वाइज आपको सारी URL यहाँ पर मिल जाएगी, जिस कैटेगरी से भी आप उस पे आपको क्लिक करके इसको फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पर देखो आपको SC ST के लिए कैटेगरी 9th के लिए दिख रही है, 10th के लिए दिख रही है, रिन्यूअल न्यू रजिस्ट्रेशन। आप जिस कैटेगरी जिस आपका जैसे रिन्यूअल है तो रिन्यूअल के लिए, अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश के लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है, मतलब सारी आप एक क्लिक में यहाँ से आपको इजिली आप वो फॉर्म भर सकते हो। बस अभी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। तो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नियमावली की जितनी चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।